बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम प्रोग्राम में खुशामदेद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मफादात की सियासत हो रही है, वो सियासत अब सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस सियासत का वो लोग हदफ होंगे जो कि लीडरान से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके अहल खाना है, मामलात वहाँ तक पहुँच चुके हैं। 3 नुक्ते होंगे सिर्फ। मकसद क्या है, हदफ क्या है और क्या इसमें कामयाबी मिल पाएगी या फिर नहीं, इस पे हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ टीटीपी की मालाकन डिवीजन की तरफ बढ़ती हुई जो सरगर्मियां हैं उसने पूरे मुल्क के अंदर खौफो हिरास पैदा कर दिया है। इसमें 2 मामलात सामने हैं। एक बाकायदा इजाज़त का नुक्ता सामने आ रहा है, मगर इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिम्मेदार कौन है इन सरगर्मियों का, क्या वाकई ऐसे मामलात हैं। इसके ऊपर हारून साहब से बात करेंगे। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करेंगे कि डॉलर मजीद कितना नीचे गिर सकता है, बुनियादी तौर पर कौन से फैक्टर्स कार फरमा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत में कुछ बेहतरी आ रही है। इससे मिलती जुलती और भी मामलात हैं। हारून साहब, रोज़ हम सियासत से शुरू करते हैं। टीटीपी वाला मामला है, ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रह गया, पूरा मुल्क इस वक्त बेचैन है कि वहां क्या हो रहा है और यहां क्या कुछ हो सकता है। टीटीपी का ताल्लुक भी सियासत से ही है। टीटीपी का ताल्लुक जो है वो कारोबार या तिजारत से तो नहीं है। देखिए, गुजारे ये है कि बिल्कुल वहाँ 2008 बाद लोग ये महसूस कर रहे हैं, वहाँ के मकीन जो राब्ता कर रहे हैं अखबार नवीसों से, सियासतदानों से, कि 2008 और 2009 जैसी नफसियाती तौर पर, प्रैक्टिकली तो अभी नहीं मगर नफसियाती तौर पर ऐसी फ़िज़ा पैदा हो गई है, लोग पैनिक में हैं। वो ये मैसेज दे रहे हैं वहाँ जो तालिबान के बाद गिरोह हैं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के तालिबान नहीं जी, कि हमें इजाज़त दे दी गई है वापस आने की जी, जिससे ये लोग अखज़ कर रहे हैं कि अगर इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि माजी के अंदेशे तो अभी तक बरकरार हैं। एक ज़माने में उन्हें इजाज़त थी खुलेआम घूमने फिरने की, और इजाज़त दी थी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत ने, जो जिनमें जो किसी कदर हमदर्दी भी उनसे रखते थे, खौफज़दा थे, अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर। फिर आपको पता है कि 50 दिन की कार्रवाई में सब लोग वापस भी चले गए। कुल 3 महीने लगे थे, आबादी वापस भी चले गई और उनकी कमर तोड़ दी गई और वो भाग गए। वरना वो तो हुकूमत चला रहे थे वहाँ, प्रैक्टिकली ज़बरदस्ती बच्चियों की शादियाँ कर देते थे। सिर्फ खाजा खेला में 200 बच्चियों की शादियाँ कर दी गई, शादी घर बनाया हुआ था। तो लोग खौफ के आलम में हैं और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, जो पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि जी बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं दी गई है और सिर्फ जंगबंदी हुई है। ये तो वो भी कह रहे हैं कि जंगबंदी हुई है, टीटीपी के लोग भी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम पहाड़ों पे रहेंगे। तो उनमें से एक ने कहा कि ऊपर आसमान है और नीचे पहाड़ है। वो मैंने उस इलाके के पहाड़ देखे हैं और वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल था, जो ज़ाहिर है इंडिया ने बना के दिया या किसी ने दिया था। उनके पास इतना सरमाया तो नहीं था ना, ये कैपेसिटी थी। तो जो है ऐसा लगता है, जैसे मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया था, कि पुलिस को पूरी हिदायत नहीं दी गई हैं और कन्फ्यूजन है। यानी जो लोग आए हैं वो तो ज़ाहिर है उनके साथ, इंडिविजुअल के साथ तो रब्ता नहीं होता, उनकी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में 3 वफ़द जा चुके हैं। तो वो तो अपनी लीडरशिप जो उनसे कहती है, वो लीडरशिप ऐसा लगता है या तो कन्फ्यूजन का शिकार है या चीट कर रही है। अपने आदमी उन्होंने दाखिल कर दिए हैं, गालबन इस अंडरस्टैंडिंग पे वो दाखिल हुए थे, कुछ लोगों को आने की इजाज़त दी थी अपने अहल खाना से मिलने, और उन्हें असले के बगैर आना था, मगर वो असला लेके आ गए हैं। और झड़प हुई है, डीएसपी का अगवा किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ और लोगों को अगवा किया गया और जरगे के जरिए उन्हें रिहा कराया गया। अब जब सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, अब ये सियासी कशीदगी जो है उसके बहुत ख़तरनाक पहलू होते हैं ना, नताइज निकलते हैं बाज़ एतबार से। और पीटीआई की लीडरशिप को एतमाद में नहीं लिया जाएगा और वो लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे। लोगों को मालूम होना चाहिए ना क्या सूरत हाल है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। जब इबाहम होगा तो इबाहम से तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा और तकरीब कार गिरोह फ़ायदा उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि 2008 या 2009 जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। हमारी फ़ौज इसकी अहल है, हमारे रेंजर्स इसके अहल हैं, दूसरे अदारे भी इसके अहल हैं कि इनको निपटा दें। लेकिन कन्फ्यूजन इतना है कि वज़ीर दिफा ने कहा ख्वाजा आसिफ ने कि कोई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो इसकी वजाहत होनी चाहिए। वहाँ बड़ी परेशानी फैली हुई है
और बड़ा पैनिक है। साथ उसके धीर है, जिस इलाके में है, मट्टा के करीब एक गांव में जी, साथ उसके धीर है, धीर से आगे अफगानिस्तान है। तो इस तरह कैसे इजाजत दे दी गई, इसकी कोई वजाहत होनी चाहिए। सही है। आपने अभी ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, सब आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि पीटीआई इनकी हिमायत याफ्ता है और पीटीआई ने इन लोगों को वेलकम भी किया है। नहीं, पीटीआई का तो कोई ताल्लुक ही इस मामले से नहीं है। वो तो देखिए, आगे चल के बात करते हैं। वो तो प्रोपेगेंडे की एक हौलनाक मुहिम है जिसमें मुमकिन है ये इल्ज़ाम भी लगा दिया जाए कि अमेरिका में मनशियात का धंधा भी पीटीआई करती है, और बरतानिया में जो धमाके हुए थे वो भी पीटीआई ने किए थे, स्पेन में जो हमले हुए थे वो भी पीटीआई ने किए थे। इस वक्त दुनिया का हर इल्ज़ाम पीटीआई पे लगा दिया जाएगा। पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, वो डील ही नहीं करती इसको सूबाई हुकूमत, कत्तन कोई ताल्लुक सूबाई हुकूमत का नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कुछ भी कह सकते हैं, मरियम औरंगजेब कुछ भी कह सकती हैं, इस पे लोगों को कान नहीं धरना चाहिए। दो सियासी पार्टियां जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हों, वो एक दूसरे पे और इख्तदार की कशमकश इतने खौफनाक फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुकी हो, तो कोई कुछ भी कह सकता है। उन्हें तो वफाकी हुकूमत भी डील नहीं करती, वो हमारे अदारे डील करते हैं उन्हें। सही, ठीक है। प्रोपेगेंडा की जंग पे सवाल करूंगी, मगर आपको याद होगा अरुण साहब, कुछ अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर के अंदर, और फाटा के हवाले से उन्होंने बातें की थी कि जी इनके अपने हुकूक नहीं दिए जा रहे, पुलिस का अपना सिस्टम नहीं डेवलप हो रहा, इन लोगों को महरूम किया जा रहा। फिर उन्होंने कहा कि जी ज़मीन हम गर्म कर देंगे। क्या इस किस्म के बयानात इसी पस मंज़र में उन्होंने दिए थे? ये दो अलग अलग बातें हैं, हुकूक का इससे क्या ताल्लुक है? वो तो जो पीटीआई के साथ उनकी लड़ाई है उसमें उन्होंने कहा था, और इम्प्लाइड थ्रेट उसमें यही था, उनके अपने मकतब फिक्री के लोग हैं ना टीटीपी के, कि वो उनसे मिल के, ये इशारा ऐसा लगता है, ये तासुर यही पैदा होता है कि वो टीटीपी के जरिए उनका ख्याल था कि वो गड़बड़ करेंगे, और वो करते रहे हैं। जब उनकी हुकूमत थी, जब उनके वजीर आला थे, तो उन्होंने खुली छुट्टी दी थी तालिबान को, पाकिस्तानी तालिबान को, और वो अगर मौका मिले तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त कौन देगा? और वो तनहा जो हैं वो ज़मीन गर्म कर सकते हैं, और भी लोग गर्म कर सकते हैं। दूसरे लोग जो हैं, रियासत जो है वो सिर्फ ज़मीन ही नहीं, पहाड़ और जंगल और दरिया सब गर्म कर सकती है। सही, ठीक है। इसकी इजाज़त कोई नहीं देगा उन्हें। वो गीदड़ भभकी है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं इसकी। काबुल आखिरी नतीजे में सही है। वो अपने जुलूस निकाल सकते हैं मदारस के तालिब इल्मों को लेकर, और कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या अपना मसले जो दजे तो न वो करेंगे, न उन्हें साजगार है। दूसरी तरफ अरुण साहब, अफगानिस्तान के अंदर भी हमलों का सिलसिला बड़ा तेज़ हुआ है। खुदकुश हमला जो हुआ है, मारूफ आलिम दीन समझा जाता है शेख रहीमुल्लाह हक्कानी को, उनको हलाक किसने किया अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। दाइश ने किया है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। देखिए ना, वो खातीन की तालीम के हामी हैं, और वो बच्चियों के स्कूल और कॉलेज खोलने के हामी हैं, और उनका इस्तदलाल ज़बरदस्त है, और वो बाद इंतहा पसंदाना रुझानात की मुखालफत करते रहे। पहले भी उन पर हमला हुआ था, उनके पेशावर के मदरसे में भी हमला हुआ था। मसलन उन्होंने ये कहा कि बच्चियों की तालीम आप कैसे रोक सकते हैं? अगर एक खातून का इलाज करना हो तो बेहतर है कि खातून डॉक्टर उसका इलाज करे। तो कोई खातून डॉक्टर होगी ही नहीं, तालीम होगी नहीं, तो उसका इलाज कौन करेगा? आप आधी आबादी को हालात के रहमो करम पे छोड़ देंगे और ख़ुद अपने मौक़िफ़ के बरक्स जो है वो करेंगे, फैसले करेंगे। तो वो दाइश का कहा जाता है, ज़्यादातर मुबस्सिरीन का यही ख्याल है। और दाइश के बारे में एक बात याद रखिए, ये रूसी तो ख़ास तौर पे इस पर इसरार करते रहे हैं ज़राए अबलाग उनके, दूसरे बहुत से ज़राए अबलाग भी ये कहते हैं कि अमेरिका की हिमायत उसे हासिल है, CIA उसकी पुष्टपनाही करती है। रूसियों ने तो उसकी तफसीलात भी बताई ज़राए अबलाग में कि हेलीकॉप्टर में उन्हें ले जाया गया, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह ले जाया गया, बहुत सी तफसीलात इस वक्त तो मेरे जहन में होता तो मैं इस पर काम करता। वो तफसील तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बहुत तकरार के साथ कहा जा रहा है। क्यों? दाइश की क्यों हमायत करेंगे, उसे इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों करेंगे? इसलिए कि अमेरिका इस खत्ते से निकलना तो नहीं चाहता। सेंट्रल एशिया में पाँव जमाने की उसे जगह नहीं मिल रही। पाकिस्तान में अक्सरियत अब उसके ख़िलाफ़ है, ना उसे अड्डे, वो अड्डे यहाँ अड्डे फौजी अड्डे चाहते हैं,
वो और बहुत से मुतालबात हैं, आपको पता ही है उनके। तो यहाँ मेजॉरिटी तो अब उनके खिलाफ है, सबसे बड़ी पार्टी उनके खिलाफ है अड्डे देने के और इन चीज़ों के, सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इस इलाके में वो अपनी मौजूदगी चाहते हैं और मौजूदगी के लिए वो कमज़ोर रखना चाहेंगे तालिबान को। इसीलिए वो उनके एसेट्स भी मुंजमद कर दिए थे, असासे उनके मुंजमद कर दिए थे। और अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें एंगेज भी रखना चाहते हैं, उन पर दबाव भी डालना चाहते हैं। सही सही। तो दाइश को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैसेज है एक तरह से तालिबान के लिए। ठीक है, अब आते हैं हारून साहब पाकिस्तान की सियासत पे। अब पाकिस्तान की सियासत तो नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, ये प्रोपेगेंडा की जंग है। लेकिन इसका मकसद क्या है? दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपना अपना एजेंडा हर कोई पेश करता है, प्रोपेगेट करता है उसे। मकसद क्या है, हासिल क्या है इसका? वो एक आध नहीं, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में बाज़-औक़ात हो जाती हैं। इसका मकसद तो ज़ाहिर है इक़्तिदार का हुसूल है, इमरान खान का रास्ता रोकना है। देखिए 3 उनके अहदाफ हैं, उसकी स्ट्रेटजी के 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान को करप्ट साबित कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा तकरार के साथ ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के लिए फंड्स लिए गए वो हॉस्पिटल पे खर्च कर दिए गए या गबन कर लिए इमरान खान ने, मनी लॉन्ड्रिंग की। हालांकि कोई उसका रत्ती बराबर भी कोई सबूत नहीं देता, कोई शहादत नहीं फराहम करता कि फलां अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और शौकत खानम के लिए तो पैसों की कोई कमी है ही नहीं। ये तो बहुत पहले की बात है, इस वक्त तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत पहले जब इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं थे, इतने मौसर नहीं थे, हुकूमत में वहाँ भी हुकूमत नहीं बनी थी उनके पख्तूनख्वा में, उससे पहले एक दफ़ा मैंने पूछा कि ये मुझे तासुर हुआ है बाद लोगों की गुफ्तगू से। मैं शौकत खानम गया था तो उन्होंने कहा कि फ़ंड्स का फ़्लो प्रॉपर नहीं है, उतने पैसे नहीं आ रहे और तंग दस्ती का अंदेशा है। तो उन्होंने हैरत से कहा कि ऐसी तो कोई बात कभी हुई ही नहीं, हमें जितने पैसों की ज़रूरत होती है हमारे पास फहरिस्त है, हम लोगों से कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जब पैसों की ज़रूरत हो दे दें। तो शौकत खानम के लिए तो इस वक्त इतने यानी अतियात जितने वो चाहें, यानी अपने बजट को वो 1.5 गुना 2 गुना करना चाहें तो वो कर सकते हैं। शौकत खानम को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये है कि इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा शौकत खानम को पैसे डाइवर्ट करने का। रह गया गबन, तो ये तो बिल्कुल ही आमकाना और मज़े का खेज बात है। क्यों वो गबन करेंगे? वो पार्टी के फंड्स हैं और वो पैसे इमरान खान के पास थोड़े होते हैं, पैसे तो कमेटी है उसके पास होते हैं और वो खर्च करती है। एक तो ये है उसको करप्ट साबित किया जाए, दूसरा फौज से लड़ा दिया जाए। अब देखिए ढूंढ डांड के 3-4 अकाउंट उन्होंने निकाले हैं और लोगों को टीवी पे लेके आए हैं। वो अकाउंट के 50 फॉलोअर हैं, किसी के 55-60 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर हैं किसी के, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो प्रोपेगेंडे के लिए क्या उस अपना अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 50 फॉलोअर हों? अच्छा, उसको उजागर जब किया गया, चैनल्स ने उसको उजागर किया तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। भाई वो तो किसी को पता ही नहीं था उनके मौक़िफ़ का, वो तो अननोटिस चला जाता, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि फ़ौज से मुतसादम करा दिया जाए। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पे इतराज़ात उन्होंने किए हैं PTI ने, इमरान खान ने, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कंपेन चला रहे हैं। और ये नामकों को ये मालूम नहीं है कि इससे इंडियन मीडिया फ़ायदा उठा रहा है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए, सबसे बड़ी पार्टी ख़िलाफ़ हो गई, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके शोहदा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। शोहदा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किसने किया? 2-4 अहमकों ने, जिनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। गुमनाम ये बयानिया वजह किया जाए, फ़ौज से लड़ा दिया जाए, ठीक है। और फिर एक हदफ ये है कि इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, उसकी पोजीशन ख़राब हो जाए। तो राना सनाउल्लाह ये चाहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, डिप्रेशन हो पार्टी में, यानी खौफजदा हो जाएं वो। ये अभी तक 1980 और 90 के अशरे में ज़िंदा रह रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया, ये जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार हम करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इत्तला तो दी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई साहब खुद करें, जो करना है खुद करें, हम इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे किसी चीज़ में। चुनाचे वो उसके बाद ज़ाहिर है राना साहब का बलबला इतना ही होता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए
वो एक जनरल के बारे में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कहा करते थे, उनके दोस्त से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन जब तक सपोर्ट हो, जब सपोर्ट ना हो, गवर्नर थे एक सिंध के, जब सपोर्ट ना हो तो बिल्कुल बैठ जाता है। बात यह है कि राणा साहब की बहादुरी जो है ना वो नुमाइशी ज़्यादा है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का, और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि वो तावन कर रहा है वफाकी हुकूमत से। तो क्या तावन कर रहा है वो? कहा जा रहा है वो गीत गा रहा है, जो हर चीज़ बता रहा है। भाई मोबाइल तो वो दे नहीं रहा, ठीक है, मोबाइल बरामद क्यों कराना चाहते हैं? ड्राइवर को भी नहीं, उसके जी मोबाइल बरामद आखिर क्यों कराना चाहते हैं? मोबाइल क्यों चाहते हैं हारून साहब? वो भी अर्ज करता हूँ। अब उसकी ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार किया। हाई कोर्टों के कितने फैसले मौजूद हैं कि शीर खार बच्ची की मां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको क्या गिरफ्तार करने की जरूरत है? वो उसकी निगरानी की जाए और उसको शामिल तफ्तीश रखा जाए। वो बेचारी को क्या पता, यानी उसको बताते होंगे कि मोबाइल कहाँ रखा है, ड्राइवर की बेगम को बताएंगे। और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है ऐसा लगता है कोई दिबालपुर किस्म का था। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया ये नहीं होता था, इतनी कभी नहीं गिरी इस्लामाबाद पुलिस। कोई दिबालपुर से कोई थानेदार उठा के ले आए हैं या मियाँ चुन्नू से ले आए हैं, वो पुरानी तर्ज के जो SHO होते हैं, कोई DSP शायद ढूंढ लिया क्या। वो कह रहे हैं जी ये तफ्तीश में इन्होंने रुकावट डाली। वो क्या रुकावट डाल सकती है वो बेचारी? वो ड्राइवर क्या रुकावट डाल सकता है? और कार्य सरकार में मुदाखलत किया, ये कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो ऐसा लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब के कहने पे कोई उन्होंने किसी को एतमाद में लिया और वो कर रहा है। वो मोबाइल की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ से कोई चीज़ मुमकिन है मिले। कोई चीज़ मिल तो रही नहीं है, कोई चीज़ मुमकिन है मिल जाए इमरान खान के और उसकी कम्युनिकेशन में, यानी जो बातचीत उनके दरमियान पैगामात का तबादला होता रहा है या गुफ्तगू होती रही है, उसको कोई सुराग मिल जाए, उसमें से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके प्रोपेगेंडा के लिए। आपको पता है ना कि वो तो जो प्रोग्राम मैसेज डिलीट किए जा चुके हों वो भी अपना दोबारा वो उसमें से हो सकते हैं जी। हाँ, वो दोबारा रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, बात है मैंने आपको उसको हमेशा याद रखें जो बात मैंने आपसे कही थी 17 जुलाई के बाद कि मुल्क कौमी सियासत एक बड़ा मोड़ मुड़ गई है, एक तारीख साज वाक़या हो गया। ये तो समझते थे कि 20 में से ज़्यादा नहीं तो 10-12 सीटें तो हम रिकॉर्ड में हैं। नून लीग के अखबार नवीस नजम सेठी साहब ने कहा कि 10-12 सीटें तो कोई मसला ही नहीं है, इस तरह का कोई मसला ही नहीं, आसानी से ले लेंगे। अब वो ये है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, और जो 4 सीटें जीती हैं उसमें भी 2 धांधली से जीती हैं, और ये अदालतों में जब जाएगा तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। राजा सगीर की सीट तो किसी तरह उनकी है ही नहीं। कोई मुजफ्फरगढ़ के बारे में भी कहा जाता। लाहौर में मार्जिन 10, 15, 20 हजार, जंग में जहां कोई सोच ही नहीं सकता था, एक मजहबी फिरके की हमायत भी हासिल थी और उनके लोग इंडिपेंडेंटली जीतते रहे। फिर नून लीग भी वहां से जीती है। वो सब मिल गए, सब मिल गए। और अखबार में भी ये कह रहे थे कि वहां से नहीं PTI जीत सकती, लेकिन न सिर्फ जीती 20-25 हजार के मार्जिन से। सही। तो इसके बाद उनका खौफजदा होना फितरी है। वो खौफजदा हैं और वो चाहते हैं न किसी तरह इमरान खान गिरफ्तार हो जाए और पार्टी पे पाबंदी लग जाए, निचली अदालत इसको एंडोर्स कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे कुछ, फिर ये है कि हाई कोर्ट में मामला चलता रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इस तरह रुकावटें डाली जाएंगी, किसी तरह भी इमरान खान को रोक दिया जाए। सही, रोका तो नहीं जा सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। जितना ज्यादा वो मजामत करेंगे उनके कारकुन उतने मुतहर्रिक होते जाएंगे। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, ड्राइवर फरार है, उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, एहलिया को गिरफ्तार कर लिया, शीर खार बच्ची है, सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद इस मामले में अदालतों को इस्तेमाल करना चाहता है? इस मामले में नहीं, हर मामले में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ जी, यानी जो लोग इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उनका कहना है इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। आला अदालतें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगी, हालात इसके लिए साजगार ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, ये नून लीग का तरीक़ाकार है, ये जरदारी साहब का भी तरीक़ाकार है।
जो भी उनके बस में है वो करेंगे, लेकिन ये इत्मीनान रहना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि अदालतें इस्तेमाल नहीं होंगी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंसानी हकूक़ के अदारे कहाँ हैं? एक गरीब ड्राइवर, उसकी बेचारी सादा सी घरेलू बीवी, एक शीर खार बच्ची, और उसमें शादियाने बजाए जा रहे हैं। बाद अखबार नवीस इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह के वीलॉग कर रहे हैं कि शर्म आती है कि कल तक तो आप इंसानी हकूक़ के बड़े पासदार थे, अब क्या हुआ? ये नहीं है कि इमरान खान साहब की हर बात सही है, बिल्कुल नहीं, और पीटीआई की हर बात सही है, हर मौक़िफ़ दुरुस्त है, बिल्कुल नहीं है। प्रोपेगेंडे की जंग में कोई भी पूरा इस जंग में सबसे पहला मकतूल सच्चाई होती है। लेकिन उस गरीब ड्राइवर का क्या कसूर है? उसकी बीवी का कसूर है? उसकी शीर खार बच्ची रोती रही, वो तो मजिस्ट्रेट साहब को, चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। यानी ये तो है, आप देखिए 14 दिन का रिमांड मांग रहे थे तो 2 दिन का दिया गया है। ये तो है कि उस तरह तो मनमानी ये नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक खातून को, घरेलू खातून को गिरफ्तार कर लिया जाए, बच्ची उसकी रोती रहे और पुलिस वाले उसे माँ के पास जाने नहीं दे रहे थे जी। अब ये मेरा ख्याल है कि सबसे कम सिन कैदी होगी ये। अभी जो कार्रवाइयाँ इमरान खान साहब के खिलाफ करने के हवाले से बातें हो रही हैं, जो कुछ हमें नजर आ रहा है अरुण साहब, उनका मुतबादल भी तो चाहिए ना, चाहे वो उनकी पार्टी ने नून लीग की बात कर लेते हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है? ये प्रोसेस शुरू हो चुका? मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है, उनसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन वो तब वापस आएंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इसकी ज़मानत कोई दे नहीं सकता। अदालत के हिमा पर कोई ज़मानत कैसे दे सकता है? और अगर कोई देगा तो इसका मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की जा रही है निज़ाम इंसाफ में और अदालतों को बेईमानी करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये कोई आसान रास्ता नहीं है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होगा, जेल जाना उन्हें पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि वो मफरूर हैं, 2 साल से मफरूर हैं। वो चंद दिन का कह कर गए थे, इलाज है, प्लेटलेट्स, वो तो सारा किस्सा ही अदालत पूछेगी ना, वो कहाँ जी आपको कह रहे थे प्लेटलेट्स गिरे हैं, तो बताएं प्लेटलेट्स गिरने के बाद आपने उसका क्या इलाज कराया और क्या इसका सबूत दें, उनके टेस्ट होंगे। तो ये मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक ख्वाब है जो दिन की रोशनी में देखा गया है, एक मंसूबा है जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर बनाया गया है। मुझे इसके पूरा होने का इम्कान नज़र नहीं आता। इस वक्त हदफ ये है कि पीटीआई का मोराल ख़त तो तोड़ दिया जाए। जो अखबार नवीस उसके हामी थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोगों को गिरफ्तारी की धमकियाँ दी जा रही हैं, बहुत छोटे छोटे अखबार नवीसों के साथ, जिनका नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना। कहीं ऊपर से टेलीफोन आते हैं, इंसेंटिव लालच दिया जा रहा है, ताकि डॉलर्स में पेशकश की जा रही है पैसे देने की। खुद नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अदारों की तरफ से, एनजीओ की तरफ से कर रहे हैं। इस फंदे में कुछ लोग आ भी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना यौम सब्त वाले, यौम सब्त का आपको पता है ना, वो यहूदियों से कहा गया कि हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ सकते, तो वो क्या करते थे कि हफ्ते के दिन पानी की वो नाली खोद के तो उस तरफ ले आते थे मछलियाँ, हफ्ते के दिन उनको घेर के ले आते थे, फिर एतवार को पकड़ लेते थे। कुछ यौम सब्त वाले होते हैं, अंदर से कमज़ोर होते हैं, वो एनजीओज़ की पेशकश कबूल कर सकते हैं। $300 रोज़ाना तक की पेशकश है बाद लोगों को। सही, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके नतीजे में थोड़ा सा दिफाई पोजीशन पे तो चले गए पीटीआई वाले, कुछ परेशान हैं और कन्फ्यूजन, दरअसल कन्फ्यूजन का शिकार है, इतने परेशान भी नहीं है। अच्छा, मीडिया हाउसेज हैं जो ऑल आउट दिलो जान से साथ हैं नवाज शरीफ साहब के और हुकूमत इत्तेहाद के, तो लेकिन ये कुछ दिन का तमाशा है। कल भी मैंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ये जलसे पे बहुत कुछ इन्हिसार है। अगर जलसे में हाज़िरी गैर मामूली हो गई और ऐसे 1-2 जलसे हो गए तो सूरत हाल बदलने लगेगी। सही है, ठीक है। प्लान कुछ और है, मगर इसमें कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे जुड़े और भी कई सियासी अहम सवालात हैं जो मैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके सबसे करूंगी, और पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, क्या किसी सतह पर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, जाजुल हक साहब पैगामात लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर तो ज़ाहिर है, दूल्हा के बगैर तो कोई बारात नहीं होती। इमरान खान सबसे अहम आदमी हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ये पैगामात भेज रहे हैं कि बेशक उसे नाअहल न करो,
मगर मुझे तो अहल करो किसी तरह, मुझे तो एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने दो, कोई कोशिश तो मैं करूं। गो हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। तो इमरान खान साहब से भी बात हो रही है, उनसे भी हो रही है, उनसे कोई ज़्यादा बिलवास्ता हो रही है। वो अपने खटक साहब और असद उमर साहब और एक आध और भी है गालबन कोई, और उधर ही साग डार के ज़रिए हो रही है। अच्छा, तो इमरान खान से तो खैर बाद वक़्त बराह रास्त भी बात कर लेते हैं जो कोई आदमी जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को चूँकि अपने यादाश्त पर भी भरोसा नहीं है और फोकस कर नहीं सकते, तो वही साग डार के ज़रिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। हारून साहब, आर्मी चीफ तो जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर गए हैं बरतानिया, ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है कि शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए हैं? मेरे नहीं ख्याल कोई मुलाकात हो सकती है। ये जाहिर है प्रोपेगेंडा मुहिम का एक हिस्सा है। ये नून लीग के लोग ये तासुर देने के बाद हम हुकूमत में आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बल पे हुकूमत में आ रहे हैं। वो जो 3 महीने पहले गैलप ने सर्वे किया था जी, तो 74% लोगों ने कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना गलत है, और 47% जो हैं उसके हामी थे PTI के मौक़िफ़ के, और 31% उसके नून लीग के। तो इन हालात में अब लोग उसको कंधों पे बिठा के ले आएंगे। अच्छा ले आए, फ़र्ज़ कीजिए आप बोलते ये मफरूज़ गलत है, ले आएंगे तो चलेगी कैसे वो हुकूमत? जिस हुकूमत की हमायत 25-30% रहेगी जिस पार्टी की, वो चलाएगी कैसे मामलात को चलाना भी तो होता है ना। ये हुकूमत में आ जाना तो काफ़ी नहीं है। वो जो इमरान खान साहब का भी एक ज़माने में बरूजा था कि हुकूमत मिल जाएगी, हर चीज़ ठीक कर लेंगे, फिर हर चीज़ ठीक हुई। अब वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का वो बदतरीन दौर था, सबसे ज़्यादा तकलीफ का दौर था। तो ये ऐसे ख्वाब हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जो ये ख्वाहिशात और ख्वाब हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन वो 17 जुलाई की शिकस्त के बाद खौफजदा बहुत हैं कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, मगर फिर मैं सोचता हूँ करें भी तो कैसे करें भाई। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है, और हमजा साहब का पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, इसलिए कि किसी वक्त गिरफ्तार तो हो सकते हैं। अब तो इस वक्त नहीं फौरी तौर पर, तो किसी वक्त तो हो ही सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, और नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे कि वो किस लिए मुल्क से भाग के गए थे? प्लेटलेट्स का किस्सा तो वाशगाफ हो गया कि वो था ही नहीं। सही। तो पंजाब में हुकूमत का चले जाना एक कितना बड़ा सानिया है नून लीग के लिए, जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैदान में उन्हें 60% बजट पर लाहौर पर खर्च करने के बाद वहाँ हार गए, बुरी तरह जंग में हार गए, और मुजफ्फरगढ़ की जीत भी जो है वो भी ऐसी है। तो जो ख्वाब उन्होंने देखा वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, वो तो बिखर गया। अब क्या करें? अब डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, किस्से कहानियां हैं। ये प्रोपेगेंडे की एक खौफनाक जलगार है जो अभी और भी तुंदो तेज होगी। सही है। अभी मरियम औरंगजेब मुमकिन है हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान के ख़ानदान पर डाल दें, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती। झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है, एक दफ़ा जो है धुआं फैला देता है हर तरफ, लेकिन वो बाकी नहीं रहता। सही। 17 जुलाई के आखिरकार सच्चाई को गालिब आना होता है। सच्चाई ये है कि PTI इस वक्त वाहिद कौमी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। नून लीग दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन पंजाब समेत अब वो कहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं जो कि कराने पड़ेंगे, फाइनली कितने दिन डिले करेंगे? डिले कर सकते हैं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, तो उसमें PTI जीतेगी, ये नहीं जीत सकती। ठीक है, इलेक्शन की मैं बात करती हूँ आपसे। आप बिलाशुबा 100% दुरुस्त है अपनी बात में कि PTI सबसे ज़्यादा मकबूल है, पंजाब में क्लीन स्वीप कर गई, मगर ये बात चौधरी शुजात साहब को कौन समझाएगा? हारून साहब, इस रिजल्ट के बावजूद वो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल क्यों नहीं? नहीं, वो तो जाहिर है उनके मफादात हैं, कहा जाता है कि उनके साहबजादे हैं, लेकिन एक कोई नकबी साहब हैं, कोई प्राइवेट चैनल चलाते हैं, वो उनके अजीज़ हैं दूर के जी, तो वो अपना जाके बैठे रहे, तो वो मुख्तलिफ लोगों को बेशुमार इंडिविजुअल्स के गिर्द घेरा डाला जा रहा है।
कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है, कुछ को धमकियां दी जा रही हैं, अखबार नवीसों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, लीडरों को उनकी कमजोरियां ढूंढी जा रही हैं, कुछ लोगों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। चौधरी साहब को घेर लिया गया है, वो बीमार हैं और वो आखिरी वक्त तक तो ये कहते रहे कि भाई मैं परवेज़ इलाही के साथ, उनके बयान छपे हुए हैं कि परवेज़ इलाही के सिवा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता और दिलो जान से उनके साथ है। फिर उनको घेरा 5 घंटे जो जरदारी साहब वहाँ बैठे रहे, तो जाहिर है वो मंसूबे 5 घंटे, आधा घंटा बैठना उनके लिए मुश्किल है और बेशुमार लोगों को मुतहर्रिक कर दिया गया। हर वो शख्स जिससे उनकी शनासाई थी चौधरी शुजात की, और साहबजादों को उकसाया गया, ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा किए गए। तो वो ये दबाव में उन्होंने फैसला किया, खुशी से नहीं किया। सही, ठीक है। फिर आपने इंतखाब की भी बात की, 2 मुख्तलिफ लीडर हैं, 2 मुख्तलिफ महीने हैं, मार्च का महीना भी सामने आ रहा है इंतखाब के लिए, अक्टूबर की भी बात हो रही थी, अब बेसिकली इंतखाब होगा कब? इमरान खान चाहते हैं अक्टूबर में हो जाए, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं मार्च में हो। एक महूम सी उम्मीद है उन्हें कि वो आएंगे और अगर उनकी ज़मानत हो जाए, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत कराने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो मुल्कगीर मुहिम चलाएंगे और कुछ अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर लेंगे, क्योंकि मरियम तो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई और शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम हुए। ये जो डॉलर की तबाही हुई है, इस पर आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। मैं आती हूँ। तो वो उसकी वजह शहबाज शरीफ थे ना। शहबाज शरीफ साहब हाथ पे हाथ रख के यहाँ बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के क्या सियासत फरमाते रहे, खौफजदा थे और जोड़ तोड़ करते रहे, किसी तरह बच निकले। तो बच निकलने की तो कोई सूरत नहीं थी। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं आऊँगा और मैं ये कहूँगा ये पार्टी ने गलती की, ये किया वो किया, और उम्मीद दिलाऊँगा इक़्तिसादी तरक्की हुई, ये होगा, चीन से पैदा आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा, जापान से आ जाएगा, ऐसा कर देंगे, ज़राअत को बहाल कर देंगे, सनतें चलने लगेगी, बिजली की लोड शेडिंग मैंने पहले भी ख़त्म की थी, अब भी ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, चांद तुम्हारे रास्ते में बिछा दूंगा। ये चूँकि पहले कई दफ़ा उन्हें कामयाबी हो सकती है, हो चुकी है, वो अपना कामयाबी एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जब 2 4 6 दफ़ा आदमी को कामयाबी हो जाए, वो समझता है हमेशा ऐसा हो सकता है। हालांकि जब हालात बदल गए तो बस बदल गए। तो इस महूम उम्मीद पे वो हैं, वो समझते हैं कि मार्च तक मैं कोई सूरत हाल ठीक कर लूँगा। मेरे नहीं ख्याल वो ठीक कर सकते, वक्त उनके हाथ से निकल गया। सही, ज़माना अपना वरक उलट चुका, वक्त अपना वरक उलट चुका, और करीब तरह नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। सही। इंतखाब हारून साहब जब भी हो, ये आखिरी सवाल है इस मौजू का, इंतखाब जब भी हो, बल्कि ये हाँ जी जब भी हो जी बताइए, इंतखाब जब भी हो, इमरान खान साहब ये वाजे कर चुके हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम ये इंतखाब नहीं कबूल करेंगे, ना हो गया। क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील होंगे या इन्हीं के साथ ये इंतखाब चलेगा? नहीं जी, जिन लोगों के हाथ में मामलात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहाँ जाने देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक मजबूर आदमी है, एक तरह के जंगी कैदी हैं। वो इमरान खान जो है, अगर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए पंजाब के इलेक्शन जीत सकते हैं, तो जो जनरल इलेक्शन में क्यों नहीं जीत सकते? ठीक, अगर उन्हें रहने दिया जाता है, उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन ये कि उनको हटा दिया जाए, लेकिन रहने भी दिया जाता है तो जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या कर लेंगे? और मेरा ख्याल है उन्होंने इसका इशारा दिया भी है कि वो इसको टॉलरेट करेंगे, क्योंकि दूसरी चीजें ज्यादा अहम है। असल चीज पब्लिक मोबिलाइजेशन है। अगर इमरान खान का क्या मसला है, अकेले आदमी है, पार्टी में कोई लीडरशिप उभर नहीं सकी, हर चीज सेंट्रलाइज है, इर्द गिर्द उनके जिस तरह के लोग हैं आपको पता ही है, तो वो उनकी भी लिमिटेशंस हैं, मजबूरियां हैं, महदूदात हैं। लेकिन वो एक दफ़ा निकल खड़े होंगे, दिन में 2-2 3-3 जलसे करेंगे, तो नवाज शरीफ साहब तो नहीं कर सकते, और शहबाज शरीफ की तकरीर तो कोई सुनने के लिए आता ही नहीं है। बेहद माजरत, बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई है, वो हर वक्त। मुझे फौरी तौर पे एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, बेहद माजरत, एक छोटी सी ब्रेक, वापस कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की मैशत के। हारून साहब, इससे पहले आपने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने बर्बादी की, तो बुनियादी तौर पर डॉलर गिरा कैसे, कौन से फैक्टर कार फरमा थे? देखिए, बैंक इसमें मुलव्वस थे। जब गिरना शुरू हुआ फिर लोगों ने डॉलर ख़रीदने शुरू किए, तो ये इसको आसानी से रोका जा सकता था। बाद में यही नुस्खा इस्तेमाल किया गया कि जो लोग डॉलर ख़रीद रहे थे और बैंकों वाले जो गड़बड़ कर रहे थे, बैंक वाले डॉलर ख़रीद के रख लेते हैं, जब प्राइस बढ़ रही है, और जारी करना बंद कर देते हैं, जो ज़रूरतमंदों को भी नहीं देते। तो उन्हें जब सख्ती की गई तो चंद दिन में मामला ठीक होना शुरू हो गया। एक दूसरा फैक्टर ये है
मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि इसमें गैर मुल्की मुलव्वस हो सकते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और सब जानते हैं कि किसकी ये कैपेसिटी है। तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के लिए डॉलर ख़रीदे गए और ज़ाहिर है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद रहना चाहते हैं, ये गैर मुल्की ताकत जो है। सही। तो लेकिन जब वो सख्ती की गई और सट्टेबाजी को रोक दिया गया, सट्टा ये है कि भाई डॉलर लेके रख लें और जारी न करें, ज़रूरतमंद को न दें, तो लोगों ने भी ज़ाहिर है मौके से फ़ायदा उठाया। जो खुद गर्ज लोग होते हैं ऐसे वक्त में मुल्क का मफाद तो नहीं सोचते। अगर फौरी तौर पे वो यहाँ बैठे पंजाब हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी शहबाज शरीफ साहब को कि मुल्क की इकानमी तबाह हो रही है, जब कदम उठाया गया तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। देखिए जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 100 रुपये से डॉलर जो है वो 60 रुपये पे पहुँचा था, और ज़रा सा बढ़ता तो वो डिटरमेंट थे 60 रुपये पे रखने पे। 10-20 पैसे बढ़ता था ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दफ़ा 1 रुपया बढ़ गया तो फौरी तौर पे हंगामी मीटिंग की गई और जो 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 इक़दामात ज़रूरी थे निगरानी की गई, मनी एक्सचेंज वालों की भी और बैंकों की भी, और हर एक को मैसेज दिया गया कि ये नहीं हो सकता। वो विजिलेंट रहना पड़ता है। फिर ये है कि जब हुक्मरान ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हों और मुल्क से पैसे भेज रहे हों तो नतीजा ज़ाहिर है। सही है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्रिप्टो करेंसी की भी बात करते हैं अरुण साहब। ईरान के हवाले से है कि उसने क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी का क्यों किया? ये तो आलमी मालियाती करेंसी नहीं है। सिर्फ ये वाक़या नहीं हुआ कि ईरान ने डिजिटल करेंसी इस्तेमाल किया, वाक़यात और भी बहुत हो रहे हैं। देखिए इंडिया ख़रीद रहा है, बेपनाह तेल ख़रीद रहा है रूस से, कोयला भी ख़रीद रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें ख़रीद रहा है, और अदायगी हो रही है एशियाई करेंसियों में, चीनी करेंसी में, भारतीय करेंसी में, रूसी करेंसी में। इसी तरह इसलिए कि वो अमेरिका और वो रूस और चीन अब इस पर डिटरमेंट हैं कि डॉलर को कमज़ोर किया जाए। इस वक्त तो वक्ती तौर पर डॉलर गेन कर गया है, लेकिन इस पर इन्हिसार ना हो आलमी मईशत का। तो रूसी तो बिल्कुल तुले हुए हैं, चीनी भी यही चाहते हैं, तो उनके ईरान एक तरह से उनका हलीफ है ना। तो अगर इंडियंस जो मजबूर हैं अपने माशी मफादात की वजह से, तो ईरानी तो ज़ाहिर है ज़्यादा आज़ाद हैं। और अमेरिका ने जो तारीख़ी गलतियाँ की हैं, कभी अमरीकी मौरख़ इस पर पछताएँगे, इस पर लान तान करेंगे अपने लीडरों पे कि वो ईरान के साथ मुस्तकिल दुश्मनी का रवैया है। तो वो क्रिप्टो करेंसी में इसलिए, डिजिटल करेंसी में इसलिए कि डॉलर पे इन्हिसार न करना पड़े। इसका फ़ायदा अमेरिका को पहुंचेगा, और वो ये कह रहे हैं कि आइंदा और भी इसको फ़रोग़ देंगे इस सिलसिले को। जी, तो पाकिस्तान इसके ऊपर गौर क्यों नहीं कर रहा अरुण साहब? जी, पाकिस्तान में तो अपना रूस से तेल नहीं ख़रीद रहे, कोयला नहीं ख़रीद रहे, और कोई चीज़ नहीं ख़रीद रहे। उन्हें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इसका उन्हें मौका नहीं दे रहे। आप ईरान से गैस नहीं ख़रीद रहे, और ख़रीदते हैं तो पाइपलाइन के ज़रिए नहीं, दूसरे ज़राए से मंगवाते हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप तो खौफज़दा है इस वक्त जो हुकूमत है। इमरान खान का जुर्म तो यही था ना कि वो रूस गया और वो खारजा पॉलिसी में एक तरह की वसअत पैदा कर रहा था। तो ये तो इनके लोगों के मफादात हैं। बरतानिया में इनकी जायदादें बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, हत्ता कि सेंट्रल एशिया में हैं, और जगहों पे हैं। ये तो इन लोगों के अपने मफादात हैं। ये कैसे कोई बड़ा ज़रूरतमंदा ने, ये तो ज़रा सी नाराज़गी भी गवारा नहीं कर सकते अमेरिका की। वो इशारा भी कर दें तो ये फ़ौरन कबूल करने में, चीन के साथ ताल्लुकात की सतह गिरा दी है इन्होंने। सही, ठीक है। अब ज़रा बिजली के हवाले से अरुण साहब, कराची के अंदर बिजली फ़ी यूनिट 11 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई है, तो क्या इसका इम्पैक्ट दीगर सूबों पे भी आएगा? यहाँ पर भी इसके असर नज़र आएंगे हमें? उसका असर तो कराची में ही होगा ना, जहाँ बड़ी है, मगर यहाँ भी तय है कि बिजली की कीमत थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाएंगे। अगरचे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिर रही हैं, और अगर गिर के $80 पे आ गई तो ये समझिए कि आपकी मईशत का मसला बुनियादी तौर पे हल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बिल तो आपका फ्यूल का ही है। सही। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारी कोई 30 लाख यूनिट की कैपेसिटी है, 30 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है ये इसकी शमसी तवानाई की,
और 1 लाख यूनिट हवा से पैदा की जा सकती है, लेकिन मजाल है कि उसकी तरफ ज़रा भी तवज्जो दें। काम वो करते हैं हमारे फैसला करने वाले जिसमें कोई ज़ाती फ़ायदा हो। सिर्फ मैंने आपसे कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि IT पे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जाए तो विद इन ए फ्यू ईयर्स 15 से 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। उस पर नहीं काम कर रहे। छोटे छोटे जब लोग हों तो छोटे छोटे ज़ाती मफादात हों तो वो कोई बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। सही, ठीक है। अब कुछ जेनेरिक क्वेश्चन है अरुण साहब, जो मौजू से हटकर हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TLP बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रही है, क्या इंडिकेशंस हैं, क्या आइंदा इलेक्शन में वो KPK से हिस्सा लेंगे TLP वाले? इत्तलात ये हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान के जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके साथ इंतखाबी अलायंस होगा और मजहबी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं, मकामी ग्रुप और भी छोटी छोटी जो पार्टियां वो भी शामिल हो सकती हैं जी। और किसी तरह भी PTI का रास्ता रोका जाए। यही पंजाब में करने की भी कोशिश करेंगे और फसादात भी कर सकते हैं, हंगामा राय भी कर सकते हैं इलेक्शन के इल्तवा के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हारून साहब कुछ बारिशों वाला मामला है, वो गुज़िश्ता रोज़ भी हमारा पेंडिंग रह गया। बलूचिस्तान के हवाले से दोबारा इंडिकेशंस हैं, तबाही आ सकती है, सैलाब आएगा। बारिशों के हवाले से जो मौजूदा फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, ये तो एक ऐसा मौजू है, इतने मुख्तसर वक्त में बात नहीं हो सकती। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मसाइल हैं। बलूचिस्तान में तो थिन पॉपुलेशन है, एक बड़ी वजह है, और कोई तैयारी की नहीं थी। इतला तो 2 महीने पहले से थी, हमने भी एक प्रोग्राम में बात की थी, कुछ ट्वीट्स भी इस पर किए थे। कराची में ये है कि एक ऐसी पार्टी बरसर इक़्तिदार है जो कराची से नफ़रत करती है, जो नाले साफ़ नहीं करते। 200 नाले हैं, 200, और कुछ बड़े नाले हैं। जब ये बात मालूम थी कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो सफाई तो की जा सकती थी। उसके लिए कोई खरबों रुपए तो दरकार नहीं है, उसके लिए बहुत थोड़ी सी मशीनरी दरकार है, चंद हफ्तों की मेहनत दरकार थी। पंजाब में ये है कि यहाँ भी प्लानिंग कभी नहीं की गई। देखिए, एक स्टडी की थी, पतन एक NGO उन्होंने की थी बहुत पहले, कि सरगोदा में मुजफ्फरगढ़ से 3 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि बारिश सैलाब मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा था। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यहाँ दरियाए झेलम और चिनाब के किनारे पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन थी। 90% एरिया में कल्टीवेशन थी और वहाँ कोई 30% थी मुजफ्फरगढ़ में। तो बाकी और इंतजामात करने होते हैं। जिस इलाके में सैलाब का ख़तरा हो वहाँ छोटी कश्तियाँ फराहम करनी होती हैं रबड़ की, उसमें से कोई चीज़ कभी की नहीं गई, कभी प्लान नहीं किया गया। एक बहुत पहले, आज से कोई 40 साल पहले एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि सैलाब के नतीजे में सिर्फ ज़िला लाड़काना में इतना नुकसान हो जाता है कि अगर वो रुपया सैलाब को रोकने के लिए उसके यानी उसके नुकसानात को कम करने की मंसूबा बंदी पे और इंतजामात पे खर्च किया जाए तो पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारी बराए नाम रह जाए। ठीक है, कालाबाग डैम है, कालाबाग डैम जो है वो अगर बन चुका होता तो इस कदर सैलाब आ ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लोगों को उकसाया गया, उन्हें मौका दिया गया और इसके पीछे दुश्मन ममालिक थे, उसमें बाद लोग इस्तेमाल हुए। उसमें यानी शुरू में आइडिया ये था कि पख्तूनख्वा के लिए कुछ मराहत हासिल कर ली जाए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, लेकिन वो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। यानी ठीक है, सौदेबाजी के लिए बरतना था, फिर मामला हाथ से निकल गया। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। थैंक यू। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।